बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू भैया। ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद आप सभी को। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए आप लोग। जय हिंद भैया, जय हिंद, राधे राधे। सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग रोज रात 10 बजे मिलते हैं और रोज रात 10 बजे की इस स्पेशल क्लास में हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला के साथ डिस्कशन करते हैं। और ये हमारी चर्चा किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो यूपी का हो, चाहे एमपी का, चाहे छत्तीसगढ़ का, चाहे राजस्थान का। कहीं कहीं किसी भी हिंदी भाषी क्षेत्र से अगर आप पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें न सिर्फ हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं बल्कि उसके साथ हम लोग चर्चा करते हैं और उसके आगे पीछे के ढेर सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने की कोशिश भी करते हैं। तो न सिर्फ आपके लिए ये पोल की क्लास होती है बल्कि आपके लिए एक क्लास ऐसी भी होती है जहां आप लोग कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं। याद रखिएगा भैया, आप सभी का फ्री लाइव क्लासेस में स्वागत है। और जिस तरह से आप फ्री लाइव क्लास पूरी तरीके से देख पा रहे हैं बिना किसी हैम्परिंग के और बिना किसी पेमेंट के, वैसे ही आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन वहां पेमेंट करना पड़ेगा भैया। ठीक है, अनअकैडमी प्लस के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो ये फीचर्स है, अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हो, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलता है, ये सारे बैच कोर्सेज। याद रखिए 80 दिन की यूपी पीसीएस प्रीलिम जीएस बैच की तैयारी, यानी 80 दिन में पूरा का पूरा पीसीएस प्रीलिम का जीएस। ठीक है, मात्र 3,240 रुपए में। इसमें करना क्या है, आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इतना रुपया आपको पड़ेगा अगर आप ये रेफरल कोड अप्लाई कर देंगे VIPUL विपुल 10। ठीक है, पूरा 3 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सारे टॉप एजुकेटर इसमें अवेलेबल है। मैं इसमें पॉलिटी का सेक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, हाँ 2022 के लिए भी बैच है। ये यूपीएसआई का एक बैच है जिसमें यूपीएसआई का पूरा कंप्लीट 6 महीने का बैच है। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल का बैच आया अमरनाथ सर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है। अगर आपका ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है तब, ऑप्शनल नहीं है तो नहीं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये देखिए, ये 2022 का लक्ष्य फाउंडेशन बैच है। ठीक है, जिसमें सारे के सारे टॉप एजुकेटर अवेलेबल है। ठीक, इसमें भी आप जो है एनरोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये देखिए, पहले 1 अप्रैल से एक बैच आ रहा है 2022 के लिए। ठीक, अब ये 2 अप्रैल से एक बैच आ रहा है, इसमें पॉलिटी का सेक्शन मैं ही ले रहा हूँ। और इसके साथ साथ ये देखो, 2 अप्रैल से एक फास्ट ट्रैक बैच आ रहा है सीसैट के लिए। सीसैट का फास्ट ट्रैक बैच आ रहा है, हिंदी अमरनाथ सर इसमें ले रहे हैं और मृत्युंजय सर इसमें कम्युनिकेशन ले रहे हैं। ठीक है, आयुष्मान सर मैथ्स एंड रीजनिंग ले रहे हैं। तो ये सीसैट का भी बैच आ रहा है। तो सारे जिन भी बैच में आप इनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं एक बैच के लिए आप पे नहीं कर रहे हो सर। अगर आप 1 साल का, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आप किसी भी बैच में पढ़ सकते हैं। किसी भी बैच में पढ़ सकते हैं, किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको कंप्लीट एक्सेस मिलता है ना। 24 महीने का अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ये रेफरल कोड अगर आप अप्लाई करेंगे, कौन सा, VIPUL विपुल 10, अगर आप ये रेफरल कोड अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट एक्सेस मिलेगा। 7,560 में 2 साल तक के लिए आपको पूरा कंप्लीट एक्सेस मिलेगा। ठीक है, हाँ, किसी भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं और साथ साथ कोई भी पुरानी क्लास, नई क्लास कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास आप कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू किया जाए। चलिए, आज का सवाल आपके लिए ये है, सबसे पहला सवाल, बाकी हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहला सवाल कह रहा है कि इसमें कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान, इन चारों में आपको बताना है, निम्न में आपको बताना है। मुझे पता है कि आपकी तैयारी बहुत हाई लेवल की है और आप ढेर सारी चीजें आप पढ़े हैं, है ना। प्रीएम्बल पढ़ते समय आपने जो है क्या कहते हैं, बेरूबरी से लेकर LIC इंडिया केस तक आप लोगों ने पढ़ा है प्रीएम्बल पढ़ते समय। तो कृपया ध्यान देंगे और इस ऑप्शन के लिहाज से आप बताएंगे कि कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। ठीक, याद रखिएगा सर, आपके स्क्रीन पर एक पोल दिख रहा होगा जिसमें ABCD लिखा होगा, जो आपको पसंद है उस पर टिक कर दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये जो देखो, एक बात याद रखिएगा, प्रीएम्बल से रिलेटेड अगर उद्देशिका, ये विवाद क्रिएट हुआ था कि प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो ये सबसे पहला इसका जो केस था इससे संबंधित, जिसका नाम था सर वेरुवरी यूनियन केस। वेरुवरी केस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। और ये केस आया था 1960 में। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, वेरुवरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या बोला था, है या नहीं है? नो, ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला था प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, 1960 से लेकर 1973 तक हम इसे मान के बैठे कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बट आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा न्यायालय है जो आपके स्वयं के फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, अपने स्वयं के डिसीजन को रिव्यू कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो 1973 में एक ऐतिहासिक केस गया सुप्रीम कोर्ट में जिसका नाम हुआ केशवानंद भारती केस। और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि यस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रस्तावना संविधान का भाग है, उसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे के साथ कोई भी हाँ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अब समझिए, हाँ 13 जजेस की बेंच थी, बिल्कुल आदर्श। केशवानंद भारती केस एक ऐसा केस था जिसमें सबसे ज्यादा जजेस बैठे हुए थे, है ना। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का पहला केस, अरे सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का ऐसा केस जिसमें सबसे ज्यादा जजों की बेंच थी, वो था केशवानंद भारती केस, ठीक है। अब बेरुवरी केस में इन्होंने कहा नहीं है, केशवानंद भारती केस में इन्होंने कहा पार्ट है, और इसके अलावा एलआईसी इंडिया केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और मुंबई केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, है ना। हाँ, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रस्तावना संविधान का भाग है। बाकी प्रियम्बल से अच्छा बताओ, प्रियम्बल में अमेंड किया जा सकता है क्या? प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? यस, है ना। हाँ, कितनी बार किया गया है? एक बार संशोधन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है देखिए। हाँ रौनक जी, आप लखनऊ से हैं, आपका स्वागत है, बिल्कुल। अगर आप लखनऊ से नहीं भी होते तब भी आपका स्वागत है। मैं संविधान का मास्टर हूं, मैं स्थानों के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा संविधान सिखाता है ना, कि नो डिस सिटीजन, कोई भी नागरिक किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है, काला गोरा पीला नीला के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। चलिए, तो आप क्लास ले रहे हैं यहाँ पर, ये फ्री एक्सेस है, सबके लिए एक्सेस है, मैं काहे भेदभाव करूंगा भैया। चलिए, निम्नलिखित में से किस केस में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की, मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा लगे, उसे सबसे अच्छा लगे, उसे अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने में सक्षम बनाते हैं। यानी मूल अधिकार व्यक्ति को जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने में सक्षम बनाते हैं, यानी कि सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। किसी भी व्यक्ति के इंडिविजुअल डेवलपमेंट में, किसी भी व्यक्ति के पॉलिटिकल डेवलपमेंट, किसी भी व्यक्ति के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, किसी भी व्यक्ति के मोरल डेवलपमेंट में जो अधिकार जरूरी होते हैं सर, वो अधिकार मौलिक अधिकार होते हैं, है ना। यही कहने का सेंस था एक तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने का, और किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है। हाँ, अच्छा लगेगा मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव लो, कि एक डिग्निफाइड मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो चीज है। ये पेपर चल रहा है प्रीति 2013 का, 2012 का पीसीएस का, 2012 का पीसीएस का चल रहा है, ठीक। ब्रेक हो रही है आवाज, चलिए कोई बात नहीं, आप एक बार जो है क्या कहते हैं, अपने फोन को जो है 3-4 बार हवा में उड़ाइए, और उसको जो है इधर उधर हटिए, और एक बार रिफ्रेश करने की कोशिश करिए, आवाज सही हो जाएगी। अच्छा, हाँ हाँ, आज अमरनाथ सर और विपिन सर लाइव आए थे, बिल्कुल बिल्कुल विभांशु, देखा था मैंने भैया। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा कि गोलकनाथ केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंट, देखो, मौलिक अधिकार आपके सर्वांगीण विकास को, आपके ऑल ओवर डेवलपमेंट को क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। गोलकनाथ केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। गोलकनाथ केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्या, फंडामेंटल राइट को संशोधित नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता है, यानी मौलिक अधिकारों, यानी संविधान संशोधन के द्वारा भी फंडामेंटल राइट्स को लिमिटेड नहीं किया जा सकता है। गजब है, गोलकनाथ केस में एकदम बोल दिया, कुछ भी करके फंडामेंटल राइट को क्या नहीं किया जा सकता है, संशोधित नहीं किया जा सकता है, यानी मौलिक अधिकार अमेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या आज की स्थिति ऐसी है? क्या आज की स्थिति ऐसी है? नहीं, आज की स्थिति ऐसी नहीं है। आज की स्थिति यह है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके आधारभूत ढांचे को छेड़ा नहीं जा सकता है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। लेकिन गोलकनाथ केस में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन बाद में गोलकनाथ केस के जो फैसला था उसको माननीय इंदिरा गांधी ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इनके फैसले को बदल दिया गया था, ठीक है। हिस्ट्री की क्लास विपिन सर लेते हैं आदर्श, जो है कब लेते हैं भैया कमेंट करके बताओ, शायद दिन में लेते हैं शायद। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो भैया बताओ, भारत के उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में यानी निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, ये आपको बताना है।
उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में यानी उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, विधानसभा के मेंबर। आज किसी ने ये क्वेश्चन ग्रुप में भी भेजा था, है ना, और वहां भी मैंने आंसर किया था इसका शायद। राधे राधे भैया रौनक जी, राधे 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 राधे। बहुत बढ़िया। चलिए, तो क्या है यहाँ पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में यानी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है भैया? लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य। यहाँ देखिएगा, जरा समझिएगा, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है, यही आपको समझना है। प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? एमएलए विधायक और एमपी यानी सांसद। एमएलए वो जो इलेक्टेड है, एमपी वो जो इलेक्टेड है, यानी सारे एमपी और एमएलए देश के जो इलेक्टेड है यानी चुनकर गए हैं। और इसके साथ साथ हाँ यूटीज के यानी केंद्र शासित प्रदेशों के जहां विधानसभा है वहां के इलेक्टेड एमएलए ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। एमएलसी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, यानी विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। नॉमिनेटेड मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। यही दो ट्रैप बनता है। इधर वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सर लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी इलेक्टेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करेंगे और नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करेंगे। कोई दिक्कत भैया? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। चलिए, उपराष्ट्रपति पूछ रहा है, उपराष्ट्रपति मिस एनोनिमस उपराष्ट्रपति। देखो, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन है? लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, सभी सदस्य। विधानसभा के भाग ले रहे हैं ना? बोलो ना। विधान परिषद के भाग ले रहे हैं ना? ठीक है, चलिए, क्लियर है यहाँ पर भैया? नहीं, ग्रुप वगैरह में पहले ऐड करने की व्यवस्था थी, विभांशु कौशल प्रोस्पेक्टिव टीचर जी, लेकिन इस समय अनअकैडमी ने मना कर दिया है कि नंबर और टेलीग्राम वगैरह नहीं शेयर कर सकते हैं, तो माफी चाहते हैं सर। अगला सवाल, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि। सर ये 2012 का पेपर है पीसीएस का, ध्यान देना सब लोग। 2012 का पीसीएस का पेपर है पूरा, ठीक है। पॉलिटी के जो सवाल उसमें आए थे वही सारे के सारे सवाल हैं इसमें। कल हम लोग 2020 से सॉल्व करते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। और 2020 से हम लोग सीधे टिंगनिंग करते हुए 2012 तक पहुंच गए हैं और कल उसको समाप्त कर देंगे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि क्या है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि 5 वर्ष है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, या 6 वर्ष या 5 वर्ष की आयु जो पहले हो। या और एक बात और ध्यान दीजिएगा, कल आपकी स्पेशल क्लास रात 10 बजे नहीं होगी, सुबह 10 बजे होगी। हेलो, आर यू गेटिंग मी? कल आपकी स्पेशल क्लास रात 10 बजे नहीं होगी बल्कि सुबह 10 बजे होगी। कब होगी? सुबह 10 बजे होगी। क्लियर? ओके, चलिए इस सवाल का जवाब दीजिएगा। हाँ, कल सुबह 10 बजे होगी ये वाली क्लास, ठीक। रात 10 बजे नहीं होगी कल। तो कल सुबह 10 बजे आप लोग तैयार रहिएगा और अपने दोस्तों को भी लेके आइएगा, एक के साथ एक फ्री दोस्त लेके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि, ध्यान से समझिए। हमारे भारत देश में सर लोकतंत्र है मेरे भाइयों, और लोकतंत्र में फ्री और फेयर इलेक्शन कराना बहुत जरूरी है। दिस इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द डेमोक्रेसी की फ्री एंड फेयर इलेक्शन सुनिश्चित हो, है ना। निष्पक्ष चुनाव हो, डेमोक्रेसी का मेजर कंपोनेंट होता है। और इसीलिए संविधान निर्माताओं के माध्यम से संविधान में इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, जो कि फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए। और उस निर्वाचन आयोग में, इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर? 3 मेंबर। कमेंट करो कितने मेंबर? 3, जिसमें एक होता है सीईसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और प्लस 2 अन्य सदस्य, ठीक है। 2 अन्य आयुक्त होते हैं और एक कौन होता है? सीईसी होता है, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है ना भैया। तो ये पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 1 सदस्य थे, यानी सिंगल मेंबर बॉडी थी। और अभी इस समय इलेक्शन कमीशन में कितने हैं? मल्टी मेंबर बॉडी है। और इन तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल विकास पटेल जी, राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं करता है, राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करता है। और उसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, इन दोनों में से जो पहले आए, यानी विच एवर कम्स अर्लियर, ठीक है। अगर कोई 64 वर्ष में बना है तो 65 में गए हो, ठीक है। चलिए, तो एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्या हमारे भारत देश में इलेक्शन कमीशन सारे चुनाव कंडक्ट कराता है? बताइए, क्या हमारे भारत देश में इलेक्शन कमीशन सारे चुनाव कंडक्ट कराता है? सारे चुनाव, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, सब। अभी एक चुनाव अभी उत्तर प्रदेश में देखो, उत्तर प्रदेश में होने वाला है, कौन सा? पंचायती,
पंचायती चुनाव क्या निर्वाचन आयोग कराता है भारत देश में? नहीं। पंचायत का चुनाव और लोकल गवर्नमेंट देखो दो प्रकार की होती है, एक गांवना वाली जिसको कहते हैं पंचायत, एक शहरवा वाली जिसको कहते हैं नगर पालिका। तो ये जो गांव वाली और शहर वाली सरकार है, हाँ प्रधानी, हाँ ये जो सरकार है गांव और शहर वाली, इसका चुनाव करवाता है कंडक्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन। कौन कंडक्ट कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग, जिसका गठन भी संविधान में अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है। किसके तहत? आर्टिकल 243 के तहत, ठीक। और इलेक्शन कमीशन 324 यानी 324 के तहत, राइट। चलिए, कह रहा है योजना आयोग और राज्य सरकार। देखो भैया योजना आयोग यहाँ लिखा है, इसके लिए मास्टर की खोपड़ी मत फोड़ना। 2012 पीसीएस का ये सवाल है। 2012 में जब ये आया था तब नीति आयोग नहीं था, तब योजना आयोग था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच में समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। इसको मैं पहले ही बता के आगे बढ़ जा रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल अभी यहाँ नीति आयोग होना चाहिए। चलो आगे आते हैं। इस सवाल का जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रतिकरण है, यानी कौन सा ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नेटवर्क प्रॉब्लम है तुम्हारे यहाँ, एक बार रिफ्रेश करो भैया। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, यानी संवैधानिक बॉडी कौन सी है? संवैधानिक बॉडी मतलब समझते हैं ना, ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधानुआ में हो। ध्यान से समझिएगा, ऐसा निकाय जिसका उल्लेख संविधानुआ में हो। गलत बोल दिया है क्या मैंने? बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, मात्र 12% जवाब। हे देवियों सज्जनों, अधिकारी क्या है ये? सी पोल क्या दिया है मैंने? बी दिया है या सी दिया है? हैं? सी दिया है। इसके पहले जो भी मास्टर के द्वारा पोल दिया गया था वो पोल तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है और दोबारा पोल दिया जाता है। इसके पहले दिया गया पोल बिल्कुल गलत था, ठीक है। और जब जज्बाती योग मास्टर ने जल्दी जल्दी में दे दिया था तो उसके लिए मास्टर माफी चाहता है और दूसरा पोल लो। चलो इधर समझना जरा। तो वही मैंने कहा 12% कैसे लग रहा है, कुछ ना कुछ झोल जरूर है। देखो समझना, संवैधानिक बॉडी इसमें पूछ रहा है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यहाँ लिखा है राज्य निर्वाचन आयोग, यस सर, आर्टिकल 243 के यानी संविधान मेंशन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग आर्टिकल 243 आई, संविधान मेंशन है, यानी क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जिला पंचायत सर, हमारे भारत देश में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। एक विलेज पंचायत, एक ब्लॉक पंचायत, एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है क्या? बताओ भैया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है ना? ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन ये अधिकारी लिखा हुआ है, राज्य निर्वाचन अधिकारी। दिस इज ओनली पद, दिस इज ओनली पोस्ट, ठीक है। दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यानी चौथा आपको एलिमिनेट करना है, तो ये भी गयो, ये भी गयो, और इन दोनों में आपको खोजना है तो इन दोनों में देख लो और खोजो, तो ये वाला सही है, राइट। अगर आप 4 को एलिमिनेट किए होते तो ये दोनों वैसे अपने आप कैंसिल हो जाता, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों में आपको छांटना था। यहाँ आप देख लेते कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है, तो इसका मतलब ये वाला सही होगा। ये एलिमिनेशन प्रोसेस है और इसी प्रोसेस के थ्रू ऐसे सवाल सॉल्व किए जाते हैं, है ना। आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं? अच्छा ये वाला, अच्छा ये नहीं, ये वाला, अच्छा ये, ऐसे मत किया करो। ब्लॉक प्रमुख कैसे आएंगे राहुल कनौजिया जी? देखो, जो ये पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति, एक होता है ग्राम पंचायत और एक होती है पंचायत समिति, एक होती है जिला पंचायत। तो पंचायत समिति में जो सदस्य होते हैं, सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता करती है, जिसको आप कहते हैं बीडीसी, है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का मेंबर। और वही जो बीडीसी मेंबर होता है वही ब्लॉक प्रमुख को चुनता है। ब्लॉक प्रमुख इनडायरेक्ट आते हैं, अप्रत्यक्ष आते हैं, ठीक है। खैर चुनता क्या है भगवान जानते हैं कि क्या क्या चुनौतियां हैं। पता चलता है जिस दिन ब्लॉक प्रमुख का चुनाव है, इस दिन बीडीसी किडनैप है ना। हाँ, उस दिन बीडीसी किडनैप, पता चला रातों रात बीडीसी उठा लिए गए। ये सारे चैलेंजेस हैं, ये सारी चुनौतियां निकल के सामने आती हैं। इन चैलेंजेस पे हम लोग विचार मेंस की क्लास में करेंगे, अभी प्रीलिम्स पे नहीं। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल, सुपर हलवा सवाल आज का,
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हाँ, प्रधान काहे वोट देंगे सुभी? बीडीसी मेंबर वोट देते हैं, प्रधान क्यों वोट देगा उसमें? चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति तो हमारे भारत देश में सर, हाँ, मेंस का एक वीकेंड बैच आएगा प्लस प्रताप सी, मेंस का एक वीकेंड बैच अप्रैल से शुरू होगा प्लस पे, जिसमें वीकेंड विकेट पे हम लोग जीएस पेपर 2 शुरू करेंगे। ठीक है, जीएस पेपर 2 हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के सवालों को मैं लेके आऊंगा। ठीक है, एक एक सवाल, दो दो सवाल हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लस पे आएगा, नेक्स्ट मंथ से शुरू होगा। 1 घंटे 1.5 घंटे का होगा संयुक्त, मुश्किल से 1 घंटे का होगा, बस 1 घंटे का होगा, प्लस पे होगा, लगातार चलेगा। ठीक, नहीं 8-15 से नहीं, 8-15 से नहीं होगा, संडे सैटरडे या संडे को होगा, टाइम अभी डिसाइड नहीं है, डिसाइड करके बताएंगे। कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन, तो अनुच्छेद 155 आर्टिकल 155 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, है ना। राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा यानी राष्ट्रपति करेगा। ठीक, और राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति जब करता है तो क्या वो अपने विवेक से करता है या मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है? राष्ट्रपति अपने विवेक से करता है या मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और गवर्नर की नियुक्ति जरूर देखो, याद रखना सर, गवर्नर हमारे भारत देश में अलग अलग राज्यों में न सिर्फ राज्यों का संवैधानिक प्रमुख, गवर्नर राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ, यानी गवर्नर राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के साथ साथ केंद्र सरकार का एजेंट भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो प्रतिनिधि भी होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर क्या शो ऑफ कर रहा है, ये बताइए जरा सा। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर क्या शो ऑफ कर रहा है? केंद्र को मजबूती दे रहा है, यानी यूनिटरी फीचर को शो ऑफ कर रहा है। बोलिए यस और नो? यानी सेंटर को ज्यादा पावरफुल दिखा रहा है ना, सेंटर के पास पावर ज्यादा, ये दिखा रहा है ना। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, दिस इज द फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या इट इज द यूनिटरी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये बताइए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिटरी फीचर है, कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल फीचर है? यूनिटरी फीचर है। एंड दिस फीचर इज बोरोड फ्रॉम वेयर? ये फीचर कहां से बोरो किया गया भारत देश में? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, ये फीचर कहां से बोरोड किया गया है? कनाडा से। यस, दिस इज कैनेडियन कॉन्सेप्ट। आगे आते हैं, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को तय? भैया, इफ यू विल एंजॉय द मेजोरिटी देन एंजॉय द गवर्नमेंट, है ना, पढ़ लीजिए। इफ यू विल एंजॉय द मेजोरिटी, विकास जी आप बोल दीजिए भैया, नीचे जो एबीसीडी आ रहा है जो पसंद है उस पर टिक कर दीजिए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इफ यू विल एंजॉय द मेजोरिटी देन एंजॉय द गवर्नमेंट। अगर आप मेजोरिटी एंजॉय करते हो तो आप गवर्नमेंट एंजॉय करते हो। मेजोरिटी गई तो सरकार गई, ठीक है, मेजोरिटी गयो तो सरकार गयो, ठीक है। और याद रखिए सर, राज्य में सरकार विधानसभा के चुनाव से बनती है और केंद्र में सरकार लोकसभा के चुनाव से बनती है। और हमारे भारत देश में सरकार बनने के लिए जिस डॉक्ट्रिन को फॉलो किया जाता है उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मेजोरिटी, यानी बहुमत का सिद्धांत। लोकसभा में जो सदस्य हैं उनका बहुमत अगर आपने हासिल कर लिया तो आपकी सरकार है। राज्य में विधानसभा के सदस्यों का बहुमत हासिल है तो आपकी क्या है? सरकार है। तो जाहिर सी बात है सर कि लोकसभा में बहुमत दिखाना पड़ेगा, है ना। तो लोकसभा में अगर इस समय एनडीए की गवर्नमेंट है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एनडीए के पास लोकसभा में क्या है? मेजोरिटी है ना। अगर इस समय एनडीए की गवर्नमेंट है तो उसका मतलब है एनडीए के पास लोकसभा में मेजोरिटी है, यानी बहुमत है। ठीक, और अभी अगर मान लो लोकसभा में एक प्रस्ताव आए जिसका नाम हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी अविश्वास प्रस्ताव, तो अविश्वास प्रस्ताव आए और लोकसभा में पास हो जाए तो ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा? ये रिफ्लेक्ट करेगा कि मेजोरिटी नहीं है। अरे मेरे भाई, लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन आए और लोकसभा में पारित हो जाए, तो अगर पारित हो जाएगा तो यही रिफ्लेक्ट होगा ना कि मेजोरिटी नहीं है। अगर मेजोरिटी होती तो पारित कैसे होता, है ना। हाँ, सदन में विश्वास नहीं है ना। तो अगर सदन में विश्वास नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास बहुमत नहीं है, और बहुमत नहीं है तो आप कैसे गवर्नमेंट एंजॉय कर सकते हो? तो मेजोरिटी गयो तो सरकार गयो, मेजोरिटी गयो तो सरकार गयो। तो इस तरह पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो बताओ भैया, इसमें पोल मैंने क्या दिया था? लोकसभा दिया था ना। हाँ, तो अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, याद रखिएगा सर, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपके यहाँ आते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में आता है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने के लिए मिनिमम 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पारित हो जाता है तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। चलिए,
हाँ बिल्कुल सत्येंद्र, प्रधानमंत्री की मृत्यु अर्थात सरकार की मृत्यु। इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे ज्यादा बार लाया गया। तापसी तुम ये क्वेश्चन पूछोगी हैं? बाकी और कोई पूछता दरोगा की तैयारी करने वाला कि सबसे ज्यादा बार किसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, तब समझ में आता। हाँ, तुम ये क्वेश्चन पूछो किसके बाद सबसे ज्यादा बार लाया गया, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट लाया गया है। क्या क्या करें, जहर खा लें? हाँ तुम तो विभूति हो। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा? अच्छा, इसमें कहो तो आपको मैं हिंट कर दूं। कौन ऐसा है जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा? इसमें अगर आप कहो तो मैं आपको हिंट कर सकता हूं कि वही जिनके लिए रिकाउंटिंग हुई थी। अरे अभी भी नहीं कर पाए। वीवी गिरी जो है क्या कहते हैं, ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। वीवी गिरी जो है क्या कहते हैं, ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अच्छा, वीवी गिरी से संबंधित एक सवाल और पूछा जाता है, याद है आपको? वीवी गिरी से संबंधित एक सवाल आपके यहाँ और पूछा जाता है कि भैया कि कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हुए जिनके लिए दोबारा फिर से काउंटिंग हुई। यानी देखो, जब हमारे भारत देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो ये प्रेफरेंस होता है ना, प्रेफरेंस वाला एसटीबीएस सिस्टम चलता है। तो एसटीबीएस सिस्टम में जो है क्या कहते हैं, हाँ पहली वरीयता में ही राष्ट्रपति बन जाता है, पहली वरीयता की काउंटिंग में ही, है ना। सेकंड काउंटिंग इन्हीं के दौरान हुई थी, यानी बीबी गिरी के टाइम पीरियड में सेकंड काउंटिंग हुई थी, री वोटिंग नहीं, रिकाउंटिंग, है ना। अंतरात्मा की आवाज का नारा लगा दिया गया था। हाँ बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में भी एक सवाल पूछा जाता है, बताओ कौन सा? नीलम संजीव रेड्डी एक सवाल, निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, है ना। निर्विरोध निर्वाचित हुए थे जो है नीलम संजीव रेड्डी। प्रीति, अगर इसको पढ़ोगी तभी समझ में आएगा, उसको पढ़ाने में 1 घंटा लगता है डियर। राष्ट्रपति का इलेक्शन जब पढ़ोगी तब समझ में आएगा तुम्हें, 1 घंटा लगभग लगेगा पढ़ाने में उसको भी। जाकिर हुसैन के बारे में भी एक सवाल इसमें पूछा जाता है ना। जाकिर हुसैन के बारे में कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति है जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई, 2 रुपया वाला सवाल। कौन से ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई? तो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। अच्छा बताओ, कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको जो सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज से जीते थे, बता सकते हो? कौन से ऐसे प्रेसिडेंट है जो सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज से जीते थे? बाबूजी, यस 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 यस, बाबूजी हैं। हाँ राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल। इस सवाल का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? तो भैया संविधान के द्वारा इसका सृजन किया गया है। सीएजी का सृजन किसके द्वारा किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया है, संविधान के द्वारा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 के तहत क्या एक सीएजी होगा, एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा। ये क्या होता है? ये रखवाला कुत्ता होता है ना भारत सरकार का, वॉच डॉग होता है। अरे सॉरी, भारत सरकार कह रहे हैं, आपके पब्लिक फंड का, है ना। पब्लिक फंड यानी आपके पैसे का रखवाला कुत्ता है ये, है ना। आपका पैसा यानी कोई भी पब्लिक फंड निकला, 100 रुपए अगर निकला तो इस 100 रुपए को क्या करता है? सूंघता रहता है, सूंघता रहता है। सूंघ के क्या बनाता है? रिपोर्ट बनाता है, और रिपोर्ट ले जाके किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को कहाँ रखता है? पार्लियामेंट में रखता है ना। तो सीएजी जो है क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये पब्लिक फंड का ऑडिट करता है, आपके पैसे का ऑडिट करता है। कहीं भी अगर मान लो पैसा गया, कार्यपालिका के द्वारा कोई भी पैसा खर्च हुआ, तो उस पैसे को ये क्या करता है? उस पैसे को ये सूंघता रहेगा, सूंघता रहेगा, ऑडिट करेगा, ऑडिट करके किसको देगा? हाँ देखिए, आप लोग कमेंट में जवाब मत दीजिए, आप लोग पोल जब आता है, जब देखो क्वेश्चन में आता है तो क्वेश्चन के बाद पोल आता है, और पोल में ABCD लिखा रहता है, आप उसमें जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये सीएजी का पद संविधान के द्वारा सृजित किया गया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सृजित किया गया है। कौन सा? आर्टिकल 148। और ये कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका काम क्या है? इसका काम है पब्लिक फंड का ऑडिट करना, ठीक है। हाँ, ऑडिट करके रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट देता है किसको? राष्ट्रपति को देता है, यानी प्रेसिडेंट को देता है, राइट। अगले सवाल पर आते हैं। बताइए भैया, मनी बिल, ये तो लूसेंट पढ़ पढ़ के खूब रट्टा मारे हो ना। मनी बिल यहाँ जाता है, मनी बिल से यहाँ जाता है, मनी बिल से यहाँ जाता है। खूब भैया, खूब रट्टा मारे हम लोग, बचपन से रट्टा मारते हुए चले आ रहे हैं। हाँ, धन विधेयक, भारत को सड़क पर लाने वाले मंत्री नितिन गडकरी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो और ये वाला अप्रोच अगर रखे तो जो है क्या कहते हैं, फिर मेंस लिख के आओगे, फिर उसके बाद सड़क पे आ जाओगे, ध्यान लेना,
ठीक है, आपका दर्द अपनी जगह, आपका दर्द अपनी जगह, मास्टर का दर्द अपनी जगह, ठीक है, सबका दर्द अपनी जगह। लेकिन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, देन ऑलवेज से आई लव यू सरकार, ठीक है। हाँ, ऑलवेज बी पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव होके जो है क्या सरकार के लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, एकदम सुपर पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, जब आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाए जहां सरकार की किसी नीति की आलोचना करने की बात की जाए और आपसे समाधान देने की बात की जाए, तब ठीक है, आप तब वहां दो। बाकी आपका अप्रोच हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि सरकार की नीतियों को लागू कराने के लिए आप जा रहे हैं। किसकी नीतियों को लागू कराने जा रहे हैं, सरकार की। और सरकार की नीतियों को अगर आप लागू नहीं कराएंगे ना, तो आपको जबरदस्ती रिटायरमेंट दे दी जाएगी। समझ गए? हाँ, आपने बहुत क्रिटिसाइज किया है मेंस में, तो वो क्रिटिकली एनालाइज है ना तापसी। अगर तुमने बीईओ वाला मेरा देखा होगा तो क्रिटिकली एनालाइज की बात है। जिस सवाल में क्रिटिकली एनालाइज करने की बात होती है उसी को। अगर आप सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट हैं तो आप जान लीजिए कि कहीं भी कूड़ा पड़ा है तो आपको ये सोचना है क्यों पड़ा है, क्या दिक्कतें आई, किस लिए पड़ा है, क्या समाधान प्रस्तुत हो सकता है। आप डायरेक्ट अपना जजमेंट नहीं दे सकते, अरे फलाने ने फेंक दिया, हम मिलेगा तो मारेंगे, ठीक है। हाँ, इसके चारों चारों चीजें देख, अच्छा क्यों फेंका, क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि ना फेंकता, है ना, क्या क्या जागरूकता दी जा सकती है। हाँ, तो सब कुछ आपको सोचना है। हाँ, पूरा एनालिटिकल व्यू चाहिए, यानी विश्लेषण। तो इधर ध्यान दो, दोनों सवाल एक ही हैं। धन विधेयक कहां पर स्थापित किया, सॉरी ये सवाल कह रहा हूं। धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है सर, कि अगर कोई भी मनी बिल आएगा तो याद रखिएगा, कोई भी मनी बिल सिर्फ राष्ट्रपति की अनुमति के बाद, यानी राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट किया जाएगा, यानी लोकसभा में आएगा। लोकसभा में अगर पारित हो गया तो राज्यसभा जाता है, और राज्यसभा किसी मनी बिल के केस में गौर सदन है, यानी शून्य सदन है ना। राज्यसभा के पास सिर्फ 14 डेज की अथॉरिटी होती है, यानी 14 दिन का क्या होता है, सिर्फ समय होता है। 14 दिन के अंदर इसे पारित करना होता है, वरना सेल्फ पास हो जाता है और राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है। अच्छा बताइए, राष्ट्रपति क्या मनी बिल को सस्पेंड कर सकता है? प्रेसिडेंट क्या मनी बिल को सस्पेंड कर सकता है? नो। क्या प्रेसिडेंट मनी बिल पर एब्सोल्यूट वीटो कर सकता है? एब्सोल्यूट वीटो कर सकता है, यस, एब्सोल्यूट वीटो कर सकता है। वो करता नहीं, वो ट्रेडिशन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है ये बताइए। जवरिया रिटायरमेंट आईपीएस अमिताभ ठाकुर जवरिया रिटायरमेंट। चलिए, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? ये तो कल भी सवाल आया था ना, कल भी आया था ना, तो इसको कराने की क्या जरूरत है? लो, फिर भी गलत कर रहे हैं कुछ लोग। लो, आप पोल ले ही ले लो भाई, अब गलत ही कर रहे हो तो लो पोल लो। सतीश कुमार कुंवर जी, कभी संसद की कोई बैठक किसी अध्यक्ष के द्वारा नहीं बुलाई जाती। गठियाए लो, गठियाए लो, कभी बोलना मत। सदन की कोई भी बैठ, सदन का चाहे सत्र बुलाना हो, चाहे ज्वाइंट सिटिंग बुलानी हो, चाहे जो सिटिंग बुलानी हो, वो बुलाएंगे कौन, चाचा, यानी राष्ट्रपति बुलाएगा। याद रखिएगा ये, हमेशा याद रखिए। एक तो ये होता है बीएमडब्ल्यू, एक गाड़ी ये होती है ना, ये इसका टायर है, देख लो, ये बीएमडब्ल्यू होती है ना, और एक होती है ज्वाइंट सिटिंग। बीएमडब्ल्यू मतलब बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। ये गाड़ी है राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति बुलाएगा, राष्ट्रपति छुट्टी देगा, लेकिन इस गाड़ी को चलाएगा कौन, अध्यक्ष, है ना। लोकसभा वाला लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा वाला राज्यसभा का चेयरमैन, ठीक है। और ज्वाइंट सिटिंग की अगर हम बात की जाए तो ज्वाइंट सिटिंग सिर्फ प्रेसिडेंट के वाला बुलाई जाएगी, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, राइट, समझ गए। हाँ, ज्वाइंट सिटिंग हमेशा राष्ट्रपति बुलाता है। कब बुलाई जाती है? तो अनुच्छेद 108 आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब हमारे भारत देश में लोकसभा और राज्यसभा में आपसी सहमति न बन पाए, जब लोकसभा राज्यसभा में आपसी सहमति न बन पाए, डेड लॉक हो जाए, यानी इधर हाँ इधर ना, इधर हाँ इधर ना, इधर हाँ इधर ना, हाना हाना की कंडीशन उत्पन्न हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे, अखिलेश यादव को एम्बुलेंस बुलाना, आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 कहता है कि क्या, हाँ, लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक साथ बुला लो, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। और इसी को कहते हैं ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। और ज्वाइंट सिटिंग तब बुलाई जाती है जब डेडलॉक हो। बुलाता कौन है सर? बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, ठीक है। नहीं होगा तो कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर, है ना। नहीं होगा तो डिप्टी स्पीकर करेगा, और वो भी नहीं होगा तो वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा करेगा। बताओ, ये तो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो चुकी है ना, कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है?
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, जिसकी चर्चा अभी हो चुकी है भाई, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखो हमारे भारत देश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, हमारे भारत देश में संसदीय सरकार है, और संसदीय सरकार का एक सबसे बड़ा गुण होता है जो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। और सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत ये कहता है कि भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। कहने का मतलब यह है कि जब तक लोकसभा में सरकार का कॉन्फिडेंस बना है, जब तक लोकसभा में सरकार का विश्वास है, तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, नहीं तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमेशा लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होगी, उत्तरदायी होगी। ठीक है, बाकी जो बचे हुए सवाल हैं वो कल सुबह 10 बजे करेंगे। ठीक है, बाकी बचे हुए सवाल हम लोग कल सुबह 10 बजे करेंगे, कल सुबह 10 बजे। कल 2012 और 2011 के सारे सवाल कर लेंगे और कल के बाद फिर इससे रिलेटेड कोई सवाल नहीं होगा। ठीक है, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ये आज के टॉपर हैं अंतु, शिवांगी, अर्जुन, अमित और भक्ति, श्रीकांत, राधा, जावेद, नीरज, ये सारे फर्स्ट टॉपर हैं, मोनिका सेकंड पे। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए आप लोग, खूब स्वस्थ रहिए, खूब आगे बढ़िए और ऐसे ही अपनी तैयारी को जारी रखिए और खूब पढ़िए। बाकी इसके आगे के सवाल हम लोग कल करेंगे और आगे का डिस्कशन भी कल करेंगे और कल डिसाइड करेंगे कि आगे के स्पेशल क्लासेस में हम लोगों को क्या करना है। आगे की स्पेशल क्लास कल सुबह 10 बजे क्लास होगी। ठीक है, सुबह 10 AM पे होगी, ध्यान दीजिएगा। रोज 10 PM पे होती है, लेकिन कल स्पेशली 10 AM पे होगी। और इसके साथ साथ सर, अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करते हुए सब्सक्राइब कर सकते हैं। याद रखिए सर, ये बैच आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीपीएससी प्रीलिम्स, अगर आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 80 दिन की कंप्लीट तैयारी, 80 दिन में पीसीएस में जीएस की कंप्लीट तैयारी के लिए ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें पॉलिटी का सेक्शन मैं ही ले रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉलिटी का सेक्शन मैं ही कराऊंगा। 8:15 बजे 15 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट होगा पॉलिटी का। तो ये इसमें इनरोल करने के लिए 3 महीने के लिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे 3240 रुपए। ठीक है, हाँ 3240 रुपए। और ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज का और ध्यान दीजिएगा कि ये आपका फी स्ट्रक्चर है ना, इस फी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप ये रेफरल कोड अगर आप अप्लाई करेंगे, ठीक है क्या, VIPUL विपुल 10, इस रेफरल कोड को अप्लाई करेंगे 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा और 2 साल के एक्सेस में आपको 2 साल कंप्लीट किसी भी एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब व्यस्त रहिए, खूब आगे बढ़िए। ठीक है।